ये वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। नमस्कार मित्रों, मैं सुरेंद्र घंटाड़ा इंडियन एकेडमी श्री गंगानगर के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, पिछले वीडियो में हमने देखा सिंधु सभ्यता से संबंधित बातें हो रही थी, सामान्य परिचय देखा, उसका जो काल निर्धारण देखा, उसका नामकरण देखा, उसका विस्तार और कुछ विशेषताओं पर बात की थी। आज इस वीडियो में हम देखेंगे सिंधु सभ्यता के प्रमुख नगरों की विशेषताएं। तो सिंधु सभ्यता के वैसे देखे जाए तो 1400 स्थल प्रकाश में आ चुके हैं, लेकिन हम कुछ मुख्य नगरों के विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे जो महत्वपूर्ण नगर है, जैसे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, धोलावीरा, सुरकोटड़ा, कालीबंगा, राखीगढ़ी, बनवाली, ऐसे महत्वपूर्ण नगरों की हम चर्चा करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले देखते हैं सिंधु सभ्यता के महत्वपूर्ण नगर हड़प्पा के बारे में। तो सबसे पहले जो कि हमारा टॉपिक चल रहा है उसका नाम है हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता का पहला स्थल ही हम पढ़ रहे हैं जिसका नाम है हड़प्पा। तो हड़प्पा की विशेषताओं के बारे में चर्चा करते हैं। वैसे पता ही है कि सिंधु सभ्यता का खोजा गया पहला स्थल जो था वो हड़प्पा था। हड़प्पा जो है, हड़प्पा की खोज जो हुई थी वो 1921 ईस्वी में हुई। हड़प्पा वर्तमान में जो है वो पंजाब पाकिस्तान में है। इसकी स्थिति देखी जाए तो ये पंजाब पाकिस्तान में स्थित है। लेकिन ध्यान देना, 1921 में अगर हम देखा जाए तो हमारे क्या भारत पाकिस्तान एक ही हुआ करते थे, तो उस समय तो ये भारत में ही खोज हुई थी। लेकिन 1947 के बाद ये जो हिस्सा है, हड़प्पा का हिस्सा है, ये पाकिस्तान में चला गया। अगर देखा जाए तो भारत के पश्चिम में चला गया। ये अगर भारत की स्थिति की बात करें तो ये कहाँ चला गया? पाकिस्तान में चला गया। पाकिस्तान में मोंटगोमरी जिला है, पंजाब पाकिस्तान में। तो हड़प्पा की खोज 1921 में हुई। इसके खोजकर्ता जो थे वो थे डॉक्टर राय बहादुर दयाराम साहनी। कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि पहले वीडियो शुरू किया तब हमें बताया था 1921 में हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने की थी। ये इनका पूरा नाम है, डॉक्टर राय बहादुर दयाराम साहनी, भारतीय पुरातत्वविद है। 1921 में इन्होंने रावी नदी के किनारे, किस नदी के किनारे? रावी नदी के किनारे। रावी नदी के किनारे, रावी सिंधु की एक सहायक नदी है, तो रावी नदी के किनारे पंजाब पाकिस्तान के अंदर 1921 में डॉक्टर राय बहादुर दयाराम साहनी ने सिंधु सभ्यता का पहला स्थल खोज डाला जिसका नाम था हड़प्पा। अब जो इसकी खोज करता थे वो तो थे दयाराम साहनी, लेकिन इसकी जो खुदाई की थी, जो उत्खनन किया था, इसके जो खुदाई करने वाले थे वो थे माधव स्वरूप वत्स। 1926 ईस्वी के अंदर माधव स्वरूप वत्स ने इसकी खुदाई की और फिर व्यापक स्तर पर इसकी पुनः खुदाई हुई हड़प्पा की 1946 ईस्वी में। इस बार करने वाले थे मार्टिमर हिलर, मार्टिमर व्हीलर। तो इस तरीके से देखा जाए तो हड़प्पा का ये एक सामान्य परिचय है। हड़प्पा के सामान्य परिचय में हमने पढ़ना है हड़प्पा की खोज 1921 में हुई। हड़प्पा जो स्थान है वो वर्तमान पंजाब पाकिस्तान में स्थित है। इसके जो खोजकर्ता थे वो डॉक्टर राय बहादुर दयाराम साहनी थे। हड़प्पा की अपने आप में एक विशेषता बनती है कि सिंधु सभ्यता का खोजा गया पहला स्थल था। उसके बाद हड़प्पा जो है वो रावी नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा की खुदाई 1926 में माधव स्वरूप वत्स ने की और साथ में 1946 में मार्टिमर हिलर ने व्यापक स्तर पर इसका उत्खनन किया था। इस तरीके से हड़प्पा की खुदाई हुई। जब हड़प्पा की खुदाई हुई तो कुछ विशिष्ट चीजें निकल करके हमारे सामने आई जो हड़प्पा की विशेषता है। तो थोड़ी हम हड़प्पा नगर का एक सामान्य परिचय पढ़ा, अब इसके साथ हम हड़प्पा की विशेषताएं पढ़ते हैं। तो हर जितने भी नगर आपको बताए जाएंगे, जितने भी नगर आपको बताए जाएंगे उनका आप सबसे पहले सामान्य परिचय पढ़ें, उसके बाद उसकी विशेषताएं पढ़ें, बहुत अच्छे तरीके से याद होगा। तो हमने सबसे पहले शुरू कर रखा है किसे? हड़प्पा को। हड़प्पा का सामान्य परिचय। सामान्य परिचय में केवल इतनी बातों का ध्यान देना है कि उस नगर की खोज कब हुई थी, किस नदी के किनारे मिला था, उसकी स्थिति जो है वो कहाँ है, और उसके बाद में उसका पढ़ना है कि खुदाई करता वगैरह कौन थे। इतनी ही चीजों का ध्यान रखना है। तो उसके बाद में हड़प्पा की जो विशेषता है उस पर हम ध्यान देते हैं।
हड़प्पा की विशेषता क्या क्या विशेषता हो सकती है? सबसे पहले हम इसकी नगरीय स्थिति को देखते हैं। हड़प्पा जो है सिंधु सभ्यता का खोजा गया पहला स्थल था। इसकी नगरीय स्थिति को देखा जाए तो जैसे मान लो कि ये हड़प्पा है, ये एक नगर खोज दिया गया और इसका नाम क्या है? हड़प्पा। अब जब हड़प्पा की खुदाई हुई, हड़प्पा की खुदाई किसने की थी? आप दयाराम साहनी बता रहे हो, ये गलत जवाब है। दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की थी, न की खुदाई। खुदाई करने वाले 1926 में माधव स्वरूप वत्स थे और व्यापक स्तर पर 1940 में मार्टिमल हिलर ने इसकी खुदाई की थी। जब इसकी खुदाई हुई तो ये तथ्य सामने आए कि माना कि ये एक हड़प्पा की खुदाई हुई थी, तो हड़प्पा हमें 2 भागों में मिला। कितने भागों में मिला? 2 भागों में मिला। और वैसे भी देखा जाए सिंधु सभ्यता का कोई भी नगर खोजा गया था लगभग सभी 2 भागों में मिले थे। जैसे हड़प्पा 2 भागों में, मान लो ये मोहनजोदड़ो है तो ये भी 2 भागों में, मान लो ये कालीबंगा है तो ये भी कितने भागों में? 2 भागों में। तो कह सकते हैं कि सिंधु सभ्यता के जितने भी नगर मिले थे, धोलावीरा को छोड़ दिया जाए तो सभी स्थल कितने भागों में मिले हैं? 2 भागों में मिले हैं। अब ये धोलावीरा क्या है? धोलावीरा भी सिंधु सभ्यता का एक प्रसिद्ध स्थल है, अगले चैप्टर में हम उसको भी पढ़ेंगे। तो फिलहाल तो बात कर रहे थे हड़प्पा की। तो हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, यानी कि धोलावीरा को छोड़ के सभी स्थल कितने भागों में मिले हैं? 2 भागों में मिले हैं। तो यहाँ पर हड़प्पा नगर की बात कर रहे थे, तो हड़प्पा से भी हमें 2 टिल्ले प्राप्त हुए हैं। इसलिए 2 टिल्ले मिले, एक टिल्ला तो यहाँ मिला और एक टिल्ला इस दिशा में मिला। अब इस तरफ मिला, इसलिए इस दिशा को क्या कहा जाता है? पूर्व। तो ये कौन सा टिल्ला हुआ? पूर्वी टिल्ला। ध्यान रखना, कभी भी नक्शा पढ़ते समय ध्यान रखा करो, ऊपर की दिशा में उत्तर होता है और अपने दाहिने हाथ की तरफ हमेशा पूर्व होता है। तो देखिए मेरा दायां हाथ इधर था, तो देखिए पूर्वी टिल्ला। तो ये तो क्या मिला? पूर्वी टिल्ला। और इस तरफ वाला कौन सा हो गया? हाँ बिल्कुल सही, पश्चिम टिल्ला। कौन सा टिल्ला हो गया? पश्चिम टिल्ला। अब देखिए ध्यान रखने योग्य बात है कि सिंधु सभ्यता के नगर कितने भागों में मिले थे? तो कितने भागों में मिलेंगे? 2 भागों में। जबकि धोलावीरा का पूछेंगे, धोलावीरा एक अलग प्रश्न है, आगे जाके बनेगा, वो 3 भागों में मिला था। उसको छोड़ दिया जाए तो सिंधु सभ्यता के प्रत्येक स्थल 2 भागों में मिले थे। 2 भागों में डिवाइडेशन था। पूर्व में था इसलिए उसको पूर्वी टिल्ला कहते हैं, पश्चिम में था इसलिए उसको पश्चिम टिल्ला कहते हैं। ऐसे ही हड़प्पा के अंदर पूर्वी टिल्ला मिला है, पश्चिमी टिल्ला मिला है। पूर्वी टिल्ले की बात करें, पूर्वी टिल्ले में साधारण जनसंख्या निवास करती थी, इसलिए इसको नगरी टिल्ला भी कहा जाता था। पूर्वी टिल्ले को क्या कहा जाता है? नगरी टिल्ला भी कहा जाता है। ये नगरीय विशेषताएं आपके साथ साथ ही हो रही है, इनको अलग वैसे बताई जाएगी, लेकिन अभी साथ ही हो रही है कि हड़प्पा की नगरीय विशेषता, मोहनजोदड़ो की नगरीय विशेषता, सबकी मिला दोगे तो नगरीय विशेषता बन जाएगी। तो हड़प्पा के पूर्वी टिल्ले को नगरी टिल्ला, या यूं कह सकते हैं सिंधु सभ्यता के सभी पूर्वी टिल्ले को क्या कहा जाता है? नगरी टिल्ला कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर साधारण जनसंख्या निवास करती है। उसके बाद हम बात करते हैं कि पश्चिम टिल्ला। अब सिंधु सभ्यता का जो पश्चिम टिल्ला मिला है, यहाँ पर विशिष्ट वर्ग निवास किया करते थे। राजा, पुरोहित या बड़े व्यापारी वर्ग के जो लोग थे वो इस तरफ निवास करते थे, पश्चिम भाग में करते थे। क्यों? क्योंकि यहाँ के मकान जो बने हुए हैं वो पक्की ईंटों के बने हुए हैं। यहाँ पर हमें दुर्ग के साक्ष्य मिले हैं, इसलिए इसको दुर्ग टिल्ला भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि देखिए कि ये जहां पर मकान बने हुए मिले हैं, पूर्वी टिल्ले के मकान है, पश्चिमी टिल्ले के मकान है। पूर्वी टिल्ले के मकान साधारण बने हुए हैं, कच्ची ईंटों से बने हुए, इसलिए विचार लगाते हैं कि यहाँ पर साधारण लोग निवास कर रहे होंगे। जबकि पश्चिम टिल्ले के अंदर ये मकान जो बने मिले हैं, ये पक्की ईंटों के बने व्यवस्थित मकान मिले हैं, ऊंचे चबूतरे पर बनाए गए मकान है। और फिर बड़ी बात यह कि इनके चारों तरफ एक रक्षा प्राचीर मिली है। क्या मिली है? एक रक्षा प्राचीर मिली है, यानी कि इसके चारों तरफ पक्की ईंटों से बनी एक 4 दीवारी मिली है। और ऐसी 4 दीवारी आजकल जो दुर्ग होते हैं, फोर्ट जिनको कहते हैं, गढ़ जिनको या किले कहते हैं, तो वहां पर क्या है कि इनके चारों तरफ क्या बनी हुई है? 4 दीवारी दुर्गों के बाहर आज हम देखते हैं बनी हुई है। उसी तरीके से यहाँ भी पक्की ईंटों की यहाँ 4 दीवारी मिली थी, इसलिए इसको क्या नाम दे दिया? पश्चिम टिल्ले को दुर्ग टिल्ला। तो सिंधु सभ्यता के पश्चिम टिल्ले को किस नाम से जाना जाता है? दुर्ग टिल्ले के नाम से जाना जाता है। नगरी टिल्ला किसे कहते हैं? पूर्वी टिल्ले को। तो सिंधु सभ्यता का पश्चिम टिल्ला ही क्या है? दुर्ग टिल्ला है। अगर देखा जाए हड़प्पा को आज हम पढ़ रहे हैं तो हड़प्पा का पश्चिम टिल्ला भी दुर्ग टिल्ला है, मोहनजोदड़ो का पश्चिम टिल्ला भी दुर्ग टिल्ला है। सबके पश्चिम टिल्ले हैं वो क्या है?
दुर्ग टिल्ले हैं, लेकिन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में थोड़ी सी विशेषता है। हड़प्पा के पश्चिम टिल्ले को दुर्ग टिल्ला तो कहा ही जाता है, ये हड़प्पा को नहीं, सिंधु सभ्यता के प्रत्येक नगर के पश्चिम टिल्ले को दुर्ग टिल्ला कहा जाता है। लेकिन हड़प्पा के दुर्ग टिल्ले को माउंट एबी ने, हड़प्पा के दुर्ग टिल्ले को माउंट एबी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? माउंट एबी कहा जाता है। और ऐसे कहने वाले विद्वान थे मार्टिमर हिलर। मार्टिमर व्हीलर ने हड़प्पा के पश्चिम टिल्ले को माउंट एबी की संज्ञा दी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि माउंट एबी सिंधु सभ्यता के किस तल के टिल्ले को कहा जाता है? तो हड़प्पा के पश्चिम टिल्ले, या यूं कह सकते हो हड़प्पा के दुर्ग टिल्ले को माउंट एबी किसने कहा था? मार्टिमर हिलर ने कहा था। ये वही मार्टिमर हिलर है, ध्यान रखना। पहली वीडियो में हमने जब कालक्रम पढ़ रहे थे तो मार्टिमर हिलर ने सिंधु सभ्यता का काल बताया था 2500 से 1500। यही मार्टिमर हिलर है जिसने कभी 1946 के अंदर व्यापक स्तर पर हड़प्पा का उत्खनन किया था, खुदाई की थी। माधव स्वरूप वत्स ने 1926 में और मार्टिमर हिलर ने 1946 में की थी। वही मार्टिमर हिलर क्या नाम दे रहा है? हड़प्पा के दुर्ग टिल्ले को माउंट एबी कह रहा है। तो ध्यान देने वाली बात है, हड़प्पा भी हमें दो भागों में मिला, पूर्वी टिल्ला, पश्चिम टिल्ला। पूर्वी टिल्ले में साधारण जनसंख्या निवास करते हैं, इसलिए नगरीय टिल्ला का है, जबकि इसके पश्चिम टिल्ले को दुर्ग टिल्ला तो कहा ही जाता है। लेकिन हड़प्पा के दुर्ग टिल्ले को मार्टिमर हिलर ने माउंट एबी की संज्ञा दी है। उसके बाद हम बात करते हैं कि हड़प्पा से और क्या क्या चीजें हमें मिली है। जैसे बात करते हैं, हड़प्पा के पश्चिम टिल्ले को माउंट एबी कहा जाता है। हड़प्पा के पश्चिम टिल्ले से हमें विशाल अन्नागार मिले हैं। क्या मिले हैं? विशाल अन्नागार। हड़प्पा के जो दुर्ग टिल्ले से हमें विशाल अन्नागार मिले हैं, ये विशाल अन्नागार ठीक रावी नदी के तट से जुड़े हुए थे। किससे जुड़े हुए थे? रावी नदी से जुड़े हुए थे। यहां पर क्या है कि विशाल अन्नागार मिला है। अन्नागार का मतलब है जहां पर अनाज सुरक्षित रखा जाता है लंबे समय तक। इसीलिए विद्वान विचार करते हैं कि सिंधु सभ्यता की पहली राजधानी जो थी वो हड़प्पा थी, और यहाँ पर जनता के लिए अकाल आदि के तहत अन्न का स्टॉक किया जाता ताकि अकाल के समय उनको बांट दिया जाए। तो विशाल अन्नागार जो हमें मिले हैं वो कहाँ से मिले हैं? हड़प्पा से मिले। क्योंकि विशाल अन्नागार मोहनजोदड़ो में भी होगा, लेकिन सबसे बड़े विशाल अन्नागार अगर कहीं थे तो वो कहाँ थे? हड़प्पा में थे। विशाल अन्नागार की बात करें तो विशाल अन्नागार यानी कि हड़प्पा से हमें दुर्ग टिल्ले की तरफ यहाँ पर अन्नागार बने हुए मिले थे। अन्नागार का मतलब अनाज रखने के कक्ष बने हुए थे। इन कक्षों की संख्या 12 थी। इन कक्षों की संख्या कितनी थी? 12 कक्ष मिले थे। प्रत्येक कक्ष का साइज जो था वो 50 × 12 फीट का था। प्रत्येक कमरे का आकार क्या था? 50 फीट लंबा था, 12 फीट चौड़ा था। और ऐसे कितने कमरे थे? 50 × 20 फीट। थोड़ा ध्यान देना, गलती से मैंने यहाँ 12 बता दिया था, लेकिन 50 × 20 फीट के कुल 12 कक्ष यहाँ पर हमें मिले थे। तो ये एक बहुत बड़ा विशाल अन्नागार था। इसको देखा जाए तो इसको जो बनाया गया था वो दुर्ग टिल्ले की तरफ ही बनाया गया था। यानी कि ये एक आयताकार आकृति थी। इसकी आकृति क्या थी? आयताकार आकृति थी। और इसके बीच में जगह छोड़ी हुई थी। 6 इस दिशा में बने हुए थे और 6 ही इसके सामने। यानी कि ये इमारत तो देखी जाए तो एक ही थी, लेकिन इसमें विभिन्न अलग अलग 12 कक्ष थे। और प्रत्येक कक्ष का साइज क्या था? 50 × 20 फीट। तो 50 × 20 फीट के प्रत्येक 12 कक्ष थे जिसमें अनाज सुरक्षित रखा जाता था। अगर इस संरचना की बात करें तो सिंधु सभ्यता की दूसरी बड़ी संरचना अगर कोई थी तो वो कौन सी थी? हड़प्पा का अन्नागार। देखिए, सिंधु सभ्यता की सबसे विशाल संरचना हम पढ़ेंगे, कभी लोथल पढ़ेंगे तो लोथल का गोदीवाड़ा जो बंदरगाह था, डार्क यार्ड जिसको कहते हैं, वो सिंधु सभ्यता की सबसे विशाल संरचना थी। लेकिन उसके बाद अगर कोई दूसरी बड़ी संरचना थी तो वो कौन सी थी? हड़प्पा का विशाल अन्नागार। हड़प्पा का विशाल अन्नागार सिंधु सभ्यता की दूसरी बड़ी संरचना थी। तो हड़प्पा की विशेषता में हम पढ़ रहे हैं कि हड़प्पा में दुर्ग टिल्ले को माउंट एबी कहा जाता है, और कहने वाले विद्वान थे मार्टिमर हिलर।
हड़प्पा से दूसरी विशेषता हमें मिली कि विशाल अन्नागार, जिनकी संख्या कितनी थी, एक विशाल संरचना थी जिसमें अलग अलग कितने कक्ष बने हुए थे, 12 कक्ष बने हुए थे। प्रत्येक कमरे का साइज 50 इंटू 20 फीट का था। तो ये सिंधु सभ्यता की दूसरी बड़ी संरचना थी। यहां इसके अलावा हमें और भी देखने को मिला कि हड़प्पा से हमें R37 कब्रिस्तान के साक्ष्य मिले हैं। कब्रिस्तान संस्कृति के साक्ष्य जो हमें मिले हैं वो हड़प्पा से मिले हैं, क्योंकि मोहनजोदड़ो से कब्रिस्तान संस्कृति के साक्ष्य नहीं मिलेंगे। हड़प्पा के अंदर क्या करते थे, मरने के बाद लोगों को दफना दिया जाता था, जबकि बात करते हैं मोहनजोदड़ो में जला दिया जाता था, इसलिए वहां कब्रें नहीं मिलेगी। लेकिन हड़प्पा से हमें R37 कब्रिस्तान मिले हैं, यानी कि यहां पर 37 कब्रें मिली है। तो कब्रिस्तान संस्कृति के साक्ष्य कहां से मिले हैं, हड़प्पा से मिले हैं। R37 क्या है, इतना ही पेपर में प्रश्न पूछा जाता है, R37 क्या है। तो R37 क्या है, विभिन्न प्रकार की 37 कब्रें हैं जो हमें हड़प्पा से मिली है। प्रश्न यूं भी बन के आता है, सिंधु सभ्यता में R37 कब्रिस्तान कहां से प्राप्त हुआ है, तो कहां से प्राप्त हुआ है, हड़प्पा से। फिलहाल हम किसकी विशेषता पढ़ रहे हैं, हड़प्पा की। हड़प्पा की विशेषता, इसके दुर्ग टीले को माउंट एबी कहा जाता है। यहां से हमें क्या मिला था कि विशाल अन्नागार मिले थे। तीसरी बड़ी बात आ गई कि R37 क्या है, तो R और H संस्कृति के साक्ष्य दोनों ही हड़प्पा से मिले हैं, लेकिन R37 कब्रिस्तान इसके बड़े ही प्रसिद्ध है। तो R37 कब्रिस्तान हमें कहां से प्राप्त हुआ है, हड़प्पा से प्राप्त हुआ है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि हड़प्पा से हमें स्वास्तिक के चिन्ह प्राप्त हुए हैं। यानी कि अगर बात करें तो हमें क्या है कि हड़प्पा से स्वास्तिक के चिन्ह प्राप्त हुए हैं। स्वास्तिक सूर्य पूजा के प्रतीक होते हैं। स्वास्तिक किसके होते हैं, सूर्य पूजा के प्रतीक होते हैं। तो इसका मतलब यह है कि हड़प्पा वासी सूर्य की पूजा किया करते थे। हम हड़प्पा की विशेषता पढ़ रहे हैं, कब्रिस्तान संस्कृति के साक्ष्य, स्वास्तिक के चिन्ह यानी कि सूर्य पूजा के प्रमाण मिले हैं। एक मुद्रा के ऊपर एक सांप को गरुड़ ने अपने पंजों में दबा रखा है। तो गरुड़ को अपने पंजों में, यानी गरुड़ ने एक सांप को अपने पंजों में दबा रखा है। इससे चित्र वाली मुहर कहां से प्राप्त हुई है, हड़प्पा से प्राप्त हुई है। कहां से मिली है, हड़प्पा से प्राप्त हुई है। तो हम बात कर रहे थे कि R37 कब्रिस्तान, स्वास्तिक, ये चिन्ह कहां से प्राप्त हुए हैं, ये हमें हड़प्पा से मिले हैं। एक सर्प को गरुड़ ने अपने पैरों में दबा रखा है, इससे चित्रण वाली मोहर भी कहां से प्राप्त हुई है, वो हड़प्पा से प्राप्त हुई है। उसके बाद हड़प्पा की बात करते हैं कि हड़प्पा से हमें सूर्य पूजा के प्रमाण मिलते हैं। हड़प्पा जो है, हड़प्पा में एक कब्र के अंदर मानव शव के साथ बकरे के अस्थि पंजर प्राप्त हुए हैं। बकरे के अस्थि पंजर प्राप्त हुए हैं। तो बात कर रहे थे कि जो हड़प्पा है, हड़प्पा में एक कब्र से हमें मानव शव के साथ बकरे के अस्थि पंजर प्राप्त हुए, यानी कि मानव शव के साथ कुत्ते दफनाने की प्रथा तो मध्य पाषाण काल से चली आ रही थी। कश्मीर के अंदर बुर्ज होम के अंदर हमने देखा कि मानव शव के साथ बहुत सारे कुत्ते दफनाए गए। इसीलिए इतिहासकारों ने बताया कि मानव ने जो पहला पालतू जानवर बनाया था वो कुत्ते को बनाया था। लेकिन यहाँ बड़ी बात देखने को मिल रही है कि हड़प्पा की कब्रों से कुत्ते के नहीं मिल रहे हैं, जबकि किसके अस्थि पंजर मिल रहे हैं, बकरे के अस्थि पंजर मिल रहे हैं। कई विद्वानों का मानना है कि ये बकरे के, अगर हम बात करते हैं कई जगह और पढ़ेंगे तो वहां पर कई जगह बकरियों के अस्थि पंजर भी मिलेंगे। तो ये एक धारणा थी कि जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उस शरीर को जब आत्मा छोड़ के जाती है तो आत्मा पुनः मिलने के लिए आती है। तो ये लोग क्या करते थे, बकरे या बकरी को साथ दफना देते थे, ताकि वो क्या है कि यहाँ पर जब व्यक्ति को भूख लगेगी तो उनका मांस वगैरह खा सकते थे। लेकिन जो भी रहा हो, बकरे के अस्थि पंजर कहाँ से मिले हैं, हड़प्पा से मिले हैं। सूर्य पूजा के यानी कि स्वास्तिक के चिन्ह कहाँ से मिले हैं, हड़प्पा से मिले हैं। R37 क्या है, ये एक कब्रिस्तान है जो कि हमें हड़प्पा से प्राप्त हुआ है। हड़प्पा के दुर्ग टीले को हमने नाम दिया था माउंट एबी, और ये हमने नहीं दिया था, एक विद्वान था मार्टिमर हिलर जिसने इसे कहा था माउंट एबी। उसके बाद हम बात करते हैं कि एक ऐसी मुहर हमें
हमें जो मिली है हड़प्पा से, जिसके ऊपर क्या था, एक सांप को अपने पैरों में दबा रखा है, गरुड़ के चित्रण वाली मोहर भी कहां से प्राप्त हुई है, हड़प्पा से मिली है। उसके बाद हम बात करते हैं पुरुष नर्तक की मूर्ति भी हमें कहां से मिली है, पुरुष नर्तक की मूर्ति। देखिए, नर्तकी की मूर्ति मोहनजोदड़ो से मिलेगी, लेकिन पुरुष नर्तक की मूर्ति कहां से प्राप्त हुई है, पुरुष नर्तक की मूर्ति हमें हड़प्पा से प्राप्त हुई है। तो इस तरीके से हम हड़प्पा की बहुत सारी विशेषताओं पर अध्ययन कर रहे थे। तो मित्रों, आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम मोहनजोदड़ो, लोथल जैसे महत्वपूर्ण नगरों को और पढ़ेंगे। आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल इंडियन एकेडमी श्री गंगानगर के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही आपको एक अन्य जानकारी हम बार बार दे रहे हैं कि टेस्ट जो है, ये आंतरिक मूल्यांकन की एक प्रक्रिया होती है। क्या कुछ आपने सीखा है, आपके कितने याद रहते हैं, इसके लिए टेस्ट आपको बहुत सारे साथ साथ हल करने चाहिए। और इसी को ध्यान में रखते हुए इंडियन एकेडमी ने अपना एक ऐप जारी किया है, इंडियन लर्निंग ऐप, जिसमें आप निःशुल्क उसको डाउनलोड कर सकते हैं। गूगल प्ले स्टोर पर जाएं और वहां पर इंडियन लर्निंग ऐप को निःशुल्क डाउनलोड करें, उसे इस टेस्ट सीरीज को आप ज्वाइन करें और अपना आंतरिक मूल्यांकन करवाएं। ओके मित्रों, आज की वीडियो इतनी ही। जय हिंद, नमस्कार।